सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की हिंदी विषय की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तिका मैं और मेरा व्याकरण से पाठ संधि पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों, सभी बच्चे पाठ को ध्यान पूर्वक सुने एवं पाठ में जो भी व्याकरण के नियम दिए गए हैं उन नियमों को ध्यान से सुने और उन नियमों पर ध्यान दें। ठीक है, तो तभी आपको यह पाठ समझ में आ पाएगा। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं। संधि शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, संधि का मतलब होता है आपस में दो चीज़ों को जोड़ना, दो चीज़ों का मेल करना। अब यहाँ पर हम जब व्याकरण पढ़ रहे हैं तो व्याकरण में हम किन चीज़ों का मेल करते हैं? व्याकरण में हम वर्णों का मेल करते हैं। ठीक है, दो ध्वनियों का, दो वर्णों का। वर्ण और ध्वनि एक ही चीज़ है, क्योंकि ध्वनियों के ही अंकित रूप को वर्ण कहते हैं। मतलब जब हम ध्वनियों को, जो हम साउंड्स निकालते हैं मुंह से, उनको जब हम लिखने का प्रयास करते हैं तो उसे ही, जब हम हिंदी भाषा में लिखते हैं तो उसको वर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो यही है संधि। चलिए पाठ शुरू करते हैं, बताते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र दिए गए हैं कुछ, और साथ में ही उनके नाम लिखे हुए हैं नीचे। जैसे पुस्तक, आलय अर्थात घर, पुस्तक, आल्य, सप्त, धन ऋषि, सप्तऋषि। देखिए आगे आपको किस प्रकार यहाँ पर संधि हुई है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि पुस्तक, धन, आलय, मतलब पुस्तक एक अलग वस्तु है और आलय अर्थात घर एक अलग वस्तु है। पर जब दोनों को जोड़ दिया जाता है तो शब्द बनता है पुस्तक आलय अर्थात पुस्तकों का घर। तो इसी को ही, दो वर्णों को आपस में जोड़ना ही संधि कहलाता है। अब आप बच्चों देखिए, यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, परंतु क्या है वास्तव में, जो पुस्तक और आलय, इन दो शब्दों, इन दो वर्णों के बीच में जुड़ाव हुआ है। ठीक है, शब्द तो पूरे में जुड़ा ही है आपस में, परंतु क्या है, इनके अंतिम वर्णों के बीच में आपस में जुड़ाव हुआ है, इसलिए वर्णों के बीच में संधि होती है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। उसी प्रकार सप्त, धन ऋषि, सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह सप्तऋषि। उपयुक्त चित्रों को, शब्दों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि पहले शब्द के अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द के प्रथम ध्वनि के मेल से नया शब्द बना है। इसे ही संधि कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि वर्णों के बीच में संधि होती है, तो किसी शब्द के अंत वाले, जो सबसे अंत वाले वर्ण के और पिछले शब्द के, जिसको जोड़ना है उसमें, उसके शब्द के प्रथम वाले वर्ण में क्या होता है, संधि होती है। और इसे मेल या जोड़ने को संधि कहते हैं। जब दो शब्द या दो पद पास पास होते हैं, जब वो आस पास होते हैं, तब उनके उच्चारण में सुविधा लाने के लिए क्या है, उसको बोलने में हम सही प्रकार से उसको इस्तेमाल कर सके, तो हम क्या करते हैं, पहले शब्द के अंतिम वर्ण, जो अंत में जो वर्ण होगा, तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण को मिला दिया जाता है, जिससे एक नया शब्द बनता है। जैसे भोजन, धन, आलय, भोजनालय, महाधन, इंद्र, महेंद्र, गिरि, धन, ईश, गिरीश, और जगत, धन, नाथ, जगन्नाथ। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया है, भोजन शब्द के अंत में जो न है, न के अंदर एक अ होता है। आप सभी को पता है कि कोई भी व्यंजन जो है वह बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते। तो इस न के भीतर भी एक अ होता है, अंत में अ होता है। ठीक है, तो उस अ और आगे आ शब्द, आले के आ शब्द, इन दोनों के बीच में आपस में मेल हो जाएगा, एक अ गायब हो जाएगा, शब्द बनेगा भोजनालय। इसी प्रकार गिरीश, महेंद्र और जगन्नाथ। आगे देखिए, दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यहाँ पर बच्चों अब देखिए संधि की परिभाषा, दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से। अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब हम दो शब्द आसपास होते हैं तो उन आसपास शब्दों के प्रथम शब्द के, जो पहला वाला शब्द होगा हमारे पास, उसके अंतिम वर्ण को और उसके बाद वाले शब्द के प्रथम वर्ण को, प्रथम मतलब जो उसकी शुरुआत में होगा, इन दोनों के बीच में संधि होती है। तो यहाँ पर यही इसकी व्याख्या दी गई है कि दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब जो बदलाव आता है, जो बदलाव उत्पन्न होता है, उसी को ही संधि कहते हैं। चलिए, संधि करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो संधि करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि दो शब्द या दो पदों के मेल से एक सार्थक शब्द ही बने। मतलब ऐसा कोई शब्द आप ना बना दें जो निरर्थक हो, अर्थात जिसका कोई अर्थ ना हो। जैसे आपको बताया अभी कि जैसे पुस्तक का एक अर्थ है और आलय का भी एक अर्थ है। पुस्तक का अर्थ है पुस्तक, बुक, और आलय का अर्थ है घर।
तो दोनों जब मिलते हैं तो शब्द बनता है पुस्तकालय। तो पुस्तकालय भी किसे कहते हैं? पुस्तकों के घर को। परंतु यहाँ पर यही बताया गया है कि कोई भी ऐसा शब्द ना बने जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो, ठीक है, वो सार्थक ही बनना चाहिए। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद किसे कहते हैं अब ये जान लीजिए बच्चों। विच्छेद शब्द का अर्थ होता है अलग करना, डिवाइड करना, ठीक है, विच्छेद करना। संधि द्वारा बने नए शब्द को पूर्व स्थिति में लाना। पूर्व स्थिति का मतलब पहले जैसी स्थिति में लाना। देखिए, हमने जब शब्दों को आपस में जोड़ दिया तो उनमें विकार हुआ और वो आपस में जुड़ गए, संधि हो गई, ठीक है। अब ये जो बदलाव हुआ है उनके अंदर, इस बदलाव को वैसे ही दोबारा कर देना जैसे कि पहले था, उसको ही क्या कहते हैं? पहले हमने संधि की, हमने शब्दों को जोड़ा, अब हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, अर्थात वापस से उसको वैसा ही बना रहे हैं जैसा कि हमने उसे आपस में जोड़ने से पहले उनका रूप था। तो उसको जोड़ने को संधि संयोजन कहते हैं, संधियों को जोड़ना, और इनको वापस से वैसी तोड़ देना संधि विच्छेद कहलाता है। देखिए, प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकता है। ऐसा भी आ सकता है कि हमें किसी शब्द में संधि, शब्दों में संधि करनी हो, और ऐसा भी आ सकता है हमें बने जिसमें पहले से ही संधि हो रखी है उसमें हमें उसका संधि विच्छेद करना पड़े, मतलब उस शब्द को तोड़कर पुराने जैसा भी बनाना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, उसके बाद शब्द आया प्रतीक्षा, ठीक है। देखिए, यहां पर प्रतिधन ईक्षा शब्द है। प्रतिधन ईक्षा, विग्रह से पहले मतलब विच्छेद से पहले यह क्या था? प्रतिधन, प्रतीक्षा था। परंतु जब इसमें विच्छेद हुआ तो यह बन गया प्रतिधन ईक्षा, ठीक है। उसी प्रकार ही दुर्लभ शब्द है, दुर्बल शब्द है, दुर्धन बल, अर्थात दुर्बल। उसी प्रकार पावन शब्द है पो धन अन, और उसी प्रकार धर्मात्मा शब्द है धर्म धन आत्मा। अभी इनके बारे में मैं बताऊंगा आपको बाद में कि इनके भीतर कौन कौन से कौन कौन से संधियां का प्रयोग किया गया है, कौन कौन सी संधियां लगी हैं। अभी आप ये देख लीजिए कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं। उसके बाद है संधि के भेद। अब देखिए बच्चों, जिस प्रकार आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि के आप भेद पढ़ते हैं, उसी प्रकार संधि के भी भेद होते हैं। संधि के कौन कौन से भेद होते हैं? संधि के 3 प्रकार के भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। इसी में कंफ्यूजन ना कीजिएगा। इसमें स्वर संधि पहले मैं समझा देता हूँ। स्वर संधि किसे कहते हैं? जिसमें स्वरों के साथ मेल होता है, मतलब जो भी स्वर होते हैं, जितनी भी मात्राएं होती हैं हिंदी भाषा में, वो जो शब्द हैं अगर उनके बीच में आपस में क्या होता है, स्वरों के साथ मेल होता है, तो वह स्वर संधि कहलाता है। उसके बाद आई व्यंजन संधि। व्यंजन किसे कहते हैं? क से लेके ग तक के वर्णों को। तो इन वर्णों के बीच में जब इनके साथ या तो स्वर का मेल हो या फिर व्यंजनों के साथ मेल हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसके बाद आती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जब वर्णों का विसर्गों के साथ, स्वरों का विसर्गों के साथ, या विसर्गों का व्यंजनों के साथ मेल होता है, आपस में उनको जोड़ा जाता है, तो उसको विसर्ग संधि कहते हैं। तो उसके बाद बच्चों स्वर संधि, जब कोई दो स्वर आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं, कोई बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तब वह स्वर संधि होती है। जैसे देव धन आलय, यहां पर केवल स्वरों के बीच में हो रही है, ध्यान रखिएगा। देव व के अंत में जो अ है उसके साथ मेल किसका हुआ? आलय के आ का मेल हुआ। दोनों को आपस में जोड़ दिया गया और एक बड़ा बन गया, अर्थात एक ही बच गया, तो उसे कहेंगे, उस शब्द बचा है हमारे पास जो परिवर्तन हुआ है उसे कहेंगे देवालय। उसी प्रकार दया धन आनंद, दयानंद। उसी प्रकार यहां पर बच्चों देखिए क्या हुआ है, देव के अंत में, व के अंत में जो वर्ण है अ, ठीक है, उसके आगे आलय का आ गया। जब छोटा अ और बड़ा अ, स्वर अ, बड़ा आ, ये आपस में मिलते हैं तो इनके स्थान पर एक ही आ रह जाता है, मतलब दोनों के स्थान पर एक बड़ा आ हो जाता है। स्वर संधि का नियम भी यही कहता है कि अ के बाद यदि आ हो, यदि अ के बाद अ हो, तो दोनों के स्थान पर बड़ा आ हो जाता है। उसी प्रकार दयाधन आनंद में भी हुआ। दया के अंत में जो आ है और वो आनंद के आ के साथ मिलकर, दोनों आ मिलकर एक आ बनते हैं, ठीक है, तो शब्द बनता है दयानंद।
दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला भेद है दीर्घ संधि, दूसरा भेद है गुण संधि, तीसरा भेद है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, पांचवा है अयादि संधि। ठीक है, ये 5 भेद हैं। तो बच्चों हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा दीर्घ संधि और गुण संधि के विषय में बताएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, दीर्घ संधि किसे कहते हैं। दीर्घ संधि में क्या क्या होता है पहले वो जान लीजिए। आ जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, आ होता है, ई होता है और ऊ होता है। देखिए क्या हो रहा है कि जब अ का, पहले उदाहरण में देखिए कि जब अ का अ के साथ मेल होता है तो क्या हो रहा है, वहां पे अ का अ के साथ मेल होता है तो क्या बनता है, आ बनता है। ठीक है, आ बनता है। अ और अ के साथ मेल हो, अगर प्रथम वर्ण में भी अ हो और बाद वाले वर्ण में भी अ हो तो क्या होता है, उन दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। उदाहरण के लिए स्वधन अर्थ, व के अंत में अ था और व के अंत में अर्थ अ था और अर्थ में भी अ था, तो दोनों को मिलाकर एक बड़ा अ बन गया। कहने का मतलब इसका नाम दीर्घ संधि इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसमें दीर्घ ही होता है, अर्थात बड़ा ही होता है, तो बड़ा आ ही होता है। उसके बाद अ और बड़े आ को मिलाकर भी आ ही होगा। पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय, शिष्ट धन आचार, शिष्टाचार। ठीक है, उसके बाद अगर इस तरफ आ हो, बड़ा आ हो, और इस तरफ छोटा आ हो तो दोनों के स्थान पर आ ही होता है। कहने का मतलब है चाहे इधर बड़ा हो चाहे उधर बड़ा हो, दोनों के स्थान पर आ होता है। इसी प्रकार इधर भी बड़ा हो और इधर भी बड़ा हो तो भी दोनों के स्थान पर आ ही परिवर्तित होता है। इसी प्रकार ई के साथ होता है। अगर छोटी ई इधर हो, बड़ी ई उधर हो, बड़ी ई इधर हो, छोटी ई उधर हो, बड़ी ई इधर हो, बड़ी ई उधर हो, या फिर छोटी ई इधर हो, छोटी ई उधर हो, तो दोनों के स्थान पर ही बड़ी ई हो जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार ऊ के साथ होता है। अगर छोटा ऊ इधर है तो बड़ा ऊ उधर है, तो दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लघु धन उत्तर, छोटा ऊ इधर है, बड़ा ऊ उधर है। ठीक है, दोनों छोटे ऊ हैं, दोनों को मिलाकर लघुत्तर बनता है। ठीक है, बड़ा ऊ हो जाता है। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर दे रखा है छोटा ऊ बड़ा ऊ, दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाता है। बड़े ऊ के स्थान पर भी बड़ा ऊ ही होता है और बड़े ऊ और छोटे ऊ के स्थान पर भी बड़ा ऊ ही होता है। इसीलिए इसका नाम दीर्घ संधि है क्योंकि यहाँ पर बड़ा ही होता है। उसके बाद आती है बच्चों गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, ए ओ अर, ये 3 गुण होते हैं। ठीक है, संक्षेप में समझाऊंगा। अ और ई को मिलाकर ए गुण हो जाता है, मतलब अ भी हट जाएगा, ई भी हट जाएगा, दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए शब्द है नर धन इंद्र, तो नर के अंत में जो अ है और उसके आगे आया ई, तो नियम ये कहता है कि अ और ई के एक के बाद एक आने पर दोनों को हट जाते हैं दोनों और ए आ जाता है। ठीक है, एक ही मात्रा लग जाती है, तो आप देख सकते हैं नरेंद्र शब्द बन गया। इसी प्रकार अ के साथ जब ऊ आता है तो उसके स्थान पर ओ ओ हो जाता है। ठीक है, जैसे अ और ऊ को मिलाकर ओ बना। सूर्य के अंत में जो अ है, य के अंत में आगे ऊ आया तो अ और ऊ को मिलाकर क्या बन गया, ओ बन गया, तो शब्द बना सूर्योदय। उसी प्रकार बच्चों क्या है, अ और री को मिलाकर बनता है अर। देखिए कैसे कि देव शब्द के अंत में जो अ है और ऋषि शब्द आगे है री, तो यही कहा गया है अ और री आने के बाद दोनों के स्थान पर अर गुण हो जाता है, मतलब अर बन जाता है, तो शब्द बनेगा हमारा देवर्षि सप्तर्षि। तो चलिए बच्चों, आशा है आप सभी ने पाठ अच्छे से पढ़ लिया होगा और अवश्य इसे समझ भी अच्छे से लिया होगा। उसके बाद आती है दीर्घ संधि और गुण संधि, हम आपको बता चुके हैं। वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये इस साल आपके पास नहीं है, इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके पास नहीं आएंगे। धन्यवाद।